जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। एनटीपीसी 12th लेवल का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और नोटिफिकेशन का सेंटर नंबर है 06/2024। चलिए, तो ये जो बेसिकली पोस्ट निकली 12th पास वालों के लिए है। इसके पहले आप जानते हैं एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला था जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए था, माने जिनका ग्रेजुएशन का डिग्री आ चुका है, और उसके पहले जूनियर इंजीनियर का निकला था जो कि टेक्निकल पोस्ट था। तो यहाँ पर फिलहाल आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि इसमें कौन से एज ग्रुप वाले भर सकते हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस चैनल में किस तरीके की क्लासेस आपको मिलने वाली है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से काम करता है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, और CBT 1 में क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, कितने लोग CBT 1 देंगे, फिर कितने CBT 2 में जाने वाले हैं, है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे, बने रहिए अंत तक। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट्स 20 सितंबर 2024, आज का ही दिन है, तो नोटिफिकेशन दे चुका है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आप फॉर्म भरना कब से चालू कर सकते हैं, 21 सितंबर 2024 से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2024, ठीक है ना। ये दिखने में लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, लेकिन मेरी आप लोगों से ये अपील है, आग्रह करता हूँ कि आप ये 20 अक्टूबर तक मत जाइएगा, 15 अक्टूबर तक फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हर बार पाया गया है कि आखिरी के समय में बहुत से लोग फॉर्म भरने के कारण क्या होता है कि वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाता है और इस कारण से फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड और पेमेंट में इश्यूज आते हैं। इसलिए ये सब काम जो है आप पहले कर लें ताकि आप सेफ साइड में रहें, नहीं तो बहुतों का फॉर्म फिर छूट जाता है ना। तो 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर लें। उसके बाद फिर ये फीस जो आप सबमिट करते हैं, फ़ी पे करेंगे, उसका दे दिया है 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक है। और देखिए, फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद अगर आपको उस समय पर, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, फिर उसका प्रिंट निकालो और प्रिंट निकाल के कुछ पढ़ने लगे तो आपको समझ में आया कि कुछ करेक्शन है, मतलब आपने कुछ गलत भर दिया है, तो उस करेक्शन को सुधारने के लिए, त्रुटि को सुधारने के लिए रेलवे आपको फिर से एक बार मौका देता है। और वो सुधार हेतु कार्यक्रम जो चलने वाला है वो 23 अक्टूबर से चलेगा 1 नवंबर तक। तो आपको कुछ सुधार राशि देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 250 है मॉडिफिकेशन फ़ी, आप उसको पे करेंगे और जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है वो आप कर सकेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, 3 चीज़ों का मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। पहला है RRB जोन, 21 RRB जोन है, इसमें से आप क्या करने वाले हैं, आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे रेलवे RRB में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, तो आप किसी भी एक RRB जोन में आपको अपना अकाउंट बनाना है ना। तो वो RRB जोन हो गया। उसके बाद जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आप अपने 2 डिटेलिंग्स देंगे, एक होगा आपका मोबाइल नंबर और फिर है आपका ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना ही देंगे, क्योंकि रेलवे आपको जब कभी भी कम्युनिकेट करेगा इन्हीं 2 चीज़ों के माध्यम से करेगा, या तो आपको इन टेक्स्ट आएगा, है ना, मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा, या तो आपका ईमेल आईडी में इनबॉक्स में आपके मेल आएगा। तो आप मॉडिफिकेशन फ़ी दे करके सारी चीज़ें बदल सकते हैं 3 चीज़ों को छोड़ करके, वो है RRB जोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसलिए एक बार इसको जब भी आप शुरू में भरें तो बेहद ही ध्यान से भरें और ये अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें, क्योंकि आपके ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सारी चीज़ें आनी चाहिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चॉइस सेंटर जाके भरवा लिए, पता चलो भैया का ही ईमेल आईडी दे दिया, अब वो उनका जो फ्री पास है वो फिर भैया के ईमेल आईडी में आ रहा है, जो चॉइस सेंटर वाले जिनका शॉप है उनके में। ऐसा मत करिए, अपना बनाइए, ताकि आपका मेल, आपके नोटिफिकेशन और आपको जो भी मैसेज रेलवे के द्वारा मिलेगा वो डायरेक्टली आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं। यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, एक है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन्स क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इन दोनों पोस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर टाइपिस्ट आया है, तो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे देंगे CBT 1 और CBT 2, है ना, आगे मैं बताऊँगा CBT 1 और CBT 2 क्या है, तो उसके बाद आपको एक टेस्ट और देना पड़ेगा, दैट इज़ टाइपिंग स्किल टेस्ट, है ना। उसके बाद ही आप फाइनली, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी मेडिकल है वो उसके बाद होगा। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट है 3,445, ये टोटल पोस्ट निकला हुआ है 3,445 पोस्ट। और पेमेंट है, जैसे कि मैं फिर से बता रहा था, पेमेंट देखिए अगर आपको मोटिवेट करता है ना, सैलरी है, और इसको देख करके अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप इसको देख सकते हैं पेमेंट किसका कितना है। तो इसलिए मैं इस पर अभी ज़्यादा चर्चा में नहीं लूँगा, मेरा फोकस अभी आपको सिलेबस और पढ़ाई किस तरीके से हमको करना है उसमें रहेगा, है ना। और फॉर्म में क्या बारीकियाँ हैं जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि ये तो तभी आएगा ना जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, पहले जब कभी भी ग्रुप डी की वैकेंसीज निकलती थी तो जो एज ग्रुप रहता था वो रहता था 18 से 30 साल, है ना।
लेकिन कोविड का जो भी महामारी आया था, कोविड पैंडेमिक के कारण ये जो अपर एज लिमिट है 30 साल से क्या कर दिया गया है, 33 साल कर दिया गया है, 18 to 33 ईयर्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर जगह पर क्या देखने को मिल रहा है, 18 to 33 ईयर्स। ऐसे ही रेलवे ने सिर्फ ये ग्रुप डी में नहीं किया है, एनटीपीसी का भी जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है कुछ दिन पहले, उसमें 18 से 33 वर्ष हुआ करता था, बट लेकिन 3 साल का और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया, वो 18 से 36 हो चुका है। तो हर एग्ज़ाम में रेलवे अभी 3 साल का छूट दे रहा है। बाकी इसके बाद जो रिजर्वेशन के कारण एज रिलैक्सेशन मिलता है, आरक्षण के कारण जो और छूट मिलता है आयु में, सीमा छूट, वो तो इसमें रहेगी ही, बट ये अलग से 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है कोविड के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब ऐसा है कि जैसे कोई 12वीं बोर्ड में है अगर, है ना, क्योंकि अभी तो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा मार्च में, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आते आते हो जाता है मई में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो या स्टेट बोर्ड में हो। एक जनरल इस तरीके से शेड्यूल चलता है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो वो नहीं भर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के पहले जिस किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है 12th बोर्ड का, वो एग्ज़ाम नहीं भर सकता। ठीक है, बाकी जिनके पास भी सर्टिफिकेट है 12th का, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले तो भर ही सकते हैं नो डाउट, और जो 12वीं पास है उन लोग भी भर सकते हैं। तो 12वीं पास वालों के लिए एक अच्छा मौका भी है ये। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि भाई एक कैंडिडेट आप हैं तो आप एक आरआरबी जोन से ही फॉर्म भरेंगे, है ना, कहीं पर भी चतुराई दिखाने की कोशिश ना करें। 2 जोन से अगर आपने भर दिया और रेलवे को पता चल गया कि आपने 2 जोन से फॉर्म भरा है, तो वो आपकी दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर वही चीज़ बताया है कि आपको जब कभी भी आरआरबी में अकाउंट बनाना है तो 3 चीज़ें आपको चूज़ करना है। कौन कौन सा, आरआरबी को आप चूज़ करेंगे, जो 21 आरआरबी जोन है उसमें से एक कि आप बिलासपुर से भरना चाहते हैं, अजमेर से, अहमदाबाद से, सिलीगुड़ी से, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। ये 3 चीज़ फिर आप आगे बदल नहीं सकते, है ना, इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। ये सब वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है, क्रिएट एन अकाउंट वगैरह बनाना है। तो इसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही रेलवे के वेबसाइट्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन में फॉर्म वाले में क्लिक करेंगे, अपने आप वहाँ पर लिखा आएगा क्रिएट एन अकाउंट, फिर आपको आरआरबी जोन डालना है। उसका मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि फॉर्म भरने के टाइम किस तरीके से क्या आता है, देखते हैं। बट वो एकदम ईजी है। आप जैसे आपने क्लिक किया आरआरबी के वेबसाइट में गए, वहाँ पर लिखा आ जाएगा आरआरबी जोन सेलेक्ट करें, आप आरआरबी जोन सेलेक्ट करेंगे। चूँकि आप जिस वेबसाइट में, जैसे आरआरबी जैसे बिलासपुर से भरना है तो आप आरआरबी बिलासपुर के वेबसाइट में जाएंगे, है ना। तो जैसे ही आपने जोन डाला, उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आपको ईमेल आईडी और आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर रेलवे की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इसके बाद फिर आप फॉर्म भरने का प्रोसीजर चालू करें। स्टेप बाय स्टेप भरते जाना है, नेम, फादर्स नेम, बस ध्यानपूर्वक भरना है। जो चीज़ें आधार कार्ड में है, 10th के मार्कशीट में, वही चीज़ें भरते हुए चलना है। तो ये ईजी है, कोई ऐसा हैवी काम नहीं है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे 12वीं से निकलते हैं ना, तो 12वीं के बाद पहली बार ही फॉर्म भरेंगे रेलवे का, वो भी जॉब वाला फॉर्म है, तो थोड़ा सा उनको एक घबराहट रहता है। ठीक है ना, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप फॉर्म भरने के पहले भले आप यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख करके ये जान जा रहे हैं नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको एक जनरल आइडिया हर तरह से मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छे सब बता रहे हैं यूट्यूब में कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अभी 12वीं से निकले हैं, आप एक फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उसके पहले ना आप एक बार ज़रूर इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। 70 पेज है, 78 पेज है, उसको मत देखिए, 1 बाय 1 पढ़ते रहिए। ज़्यादा है तो हर दिन 10 पेज पढ़िए, 7-8 दिन में आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। पढ़ने का भी हैबिट रहेगा, तभी तो एग्ज़ाम आप निकालेंगे। बट फिर भी कुछ बारीकियाँ जो है वो मैं आपको अपने अनुभव से बताते ही चलूँगा। माल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाल ही में देखा गया था कि बहुत चिटिंग वगैरह का माहौल बहुत चलता है ना, कि आपने अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया, या एग्जामिनेशन सेंटर वाले के साथ आपने कुछ सेटिंग कर लिया। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए अभी की तत्कालीन सरकार ने क्या किया है, एक बिल पास कर दिया दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट बिल है ये, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। देखिए पहले क्या होता था कि अगर आप चिटिंग वगैरह करते अगर रेलवे में पकड़ा गए तो लाइफ टाइम आप पर एक प्रतिबंध लग जाता था कि आप आजीवन रेलवे के किसी भी परीक्षा में माने अपीयर नहीं हो सकते। आजीवन के लिए प्रतिबंध लग गया कि आप रेलवे का एग्ज़ाम लाइफ टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, तो लाइफ टाइम रेस्ट्रिक्शन लगता था रेलवे को एग्ज़ाम देने के लिए पहले। अगर अभी आप इस तरीके से कुछ सेटिंग चिटिंग करते पकड़ा जाते हैं तो लाइफ टाइम रेस्ट्रिक्शन तो आप पर लगेगा ही, नो डाउट। प्लस साथ साथ इस बिल में सज़ा का प्रावधान भी है, पनिशमेंट भी है।
है ना। और ये मैं आपको बता देता हूँ, पनिशमेंट में 2 प्रोविज़न हैं। एक तो आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है, क्योंकि आप एडल्ट तो हो ही जाएंगे, 18 के प्लस है। और इस बिल में एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसे लिखा गया है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, अगर किसी ग्रुप, किसी व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति के समूह ने आपके साथ मिल करके एक एग्ज़ाम सेंटर में कुछ ऐसा सेटिंग किया कि आपको चीटिंग कराया जाए, है ना, या कुछ भी इस तरीके का माल प्रैक्टिस, अनैतिक कार्य हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के, तो इस बिल के तहत आरआरबी को पूरा अधिकार है कि आप पर केस कर सके, और जो आपको इस गलत काम में मदद किया है उसे इस बिल में नाम दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर। और इस पर तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 लाख तक का जुर्माना है और 5 साल के लिए सज़ा भी है। इसलिए कोई भी ऐसा चालाकी ना करें, मेहनत के साथ रहें। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बहुत से अवसर मिलेंगे आपको। अभी तो आप 12वीं में ही हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या हुआ है कि बैंड आइटम्स, जब कभी भी देखिए आप 12th में जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं ना। पेंसिल बॉक्स रहता है आपके पास, स्केल रहेगा, कुछ बच्चे फिर घड़ी पहन के जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाते हैं। तो ये हमारे एक जनरल प्रैक्टिस रहता है 12वीं के बाद, स्कूल से निकलने के बाद। लेकिन रेलवे का ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर इसने क्लियर लिख दिया है कि आपको पेन, पेंसिल, घड़ी ये सब कुछ नहीं लाना है। आप अगर लेके जाते भी हैं, आपको कोई कॉलेज सेंटर मिलेगा, कॉलेज के बाहर एक बेंच रख दिया जाएगा और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके सामान की जिम्मेदारी ना रेलवे लेगा ना वो कॉलेज लेगा। इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ कहीं भी सेंटर मिले किसी के साथ जाएं, अपनी सारी सामान उसको पकड़ाएं और अंदर चले जाएं, ठीक है। अंदर केवल आपको एडमिट कार्ड के साथ जाना है, एक फ़ोटो रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे, और ID कार्ड रखना है। तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखे ही रहेगा क्या क्या रख करके चलना है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम साथियों, 2 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के। एक होता है CBT 1, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसको क्लियर करने के बाद अपीयर होते हैं आपके इसमें CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। मतलब आप जो भी टेस्ट देंगे वो कंप्यूटर में देंगे, माउस के सहारे आप ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन आते जाएगा। और क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना रहेगा, मार्क करना रहेगा, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे रहते हैं वैसे ही रहेगा, कोई लिखने वाला पेपर नहीं रहता 12वीं की तरह। उसके बाद CBT 1 को जो क्रॉस कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर, कुछ लोगों को छांटा जाता है, वो किस में जाते हैं, CBT 2 में जाते हैं। CBT 2 के बाद अगर टाइपिस्ट वाला पोस्ट है तो वो कैंडिडेट्स CBT 2 के बाद एक टेस्ट और देंगे, टाइपिंग स्किल टेस्ट। और जो 2 पोस्ट थे जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे ट्रेन्स क्लर्क था और कमर्शियल वाला जो था, उसमें डायरेक्ट CBT 2 के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल हो जाएगा और आपको सीट पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो CBT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, कितने समय लगता है उसमें, जो टाइम कितना मिलता है, CBT 2 का किस तरीके से रहता है, सब हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कीप पेशेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया गया कि CBT 2 में जो भी कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो लिए जाएंगे वो वैकेंसी का 15 गुना होगा। इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि वैकेंसी जो है, रिक्त पद जिसकी मैं बात करूँ, रिक्त पद यानी जितने पद में भर्ती होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 100 हैं, है ना, तो मजे की बात देखें, एग्ज़ाम कितने लोग भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CBT 1 में एग्ज़ाम 1 लाख लोग दें, 2 लाख लोग दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CBT 2 में कितने लोग जाएंगे, वो है वैकेंसी का 15 गुना। यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है 15 टाइम्स, देख पा रहे हैं ना। तो वैकेंसी कितनी है हमारे पास, अगर मैंने मान लिया 100 है तो इसके 15 गुना जाएंगे, मतलब 1500 अभ्यर्थी ही CBT 2 दे पाएंगे। चाहे CBT 1 1 लाख लोग दें, 10 लाख लोग दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CBT 1 से CBT 2 में कितने लोग जाएंगे, मेरिट लिस्ट से ऊपर से चालू करेंगे आप, ठीक है, 1500 लोग। हाँ, ये जो डाटा है ना 1500, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये एग्जैक्ट 1500 नहीं है, ऑलमोस्ट 1500 है, लगभग 1500। रेलवे के ऊपर है, वो जब चाहे पोस्ट को कम कर सकता है, जब चाहे पोस्ट को बढ़ा सकता है, ठीक है। ऐसा रेलवे ने पहले किया है, पोस्ट को ऐसे आज तक बढ़ाया ही है उन्होंने, ऐसा कम वाला बात तो हुआ नहीं है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले जो मैंने फॉर्म के नोटिफिकेशंस आपको बताए हैं उसमें भी बताया हूँ, बट यहाँ पर फिर से बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे सपोज करिए आपने अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, और आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 80, 100 क्वेश्चंस थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे उसको भी लिख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस थे 100, जिसमें से आपने अटेम्प्ट किया 80 क्वेश्चंस, है ना। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी या कुल प्रश्न कितने पूछे गए थे? 100, जिसमें से आपने कितने को टिक किया? 80 प्रश्न को आपने टिक किया। 20 प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, कोई अंदाजा नहीं था उसका, तो आपने 20 प्रश्न को छोड़ दिया, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस मतलब ऐसे प्रश्न जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब टिक ही नहीं किया, ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़ा और चलते बने। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? 20। अब मज़े की बात यह है कि ये जो आपने अटेम्प्ट किया है ना, यहाँ पर देखिए, ये जो अटेम्प्ट किया है, ये क्या ज़रूरी है क्या कि जितना आपने अटेम्प्ट किया है पूरे के पूरे सही रहे? नहीं। जब आप घर आके देखिए, बाद में आपने आंसर की से मैच किया, तब आपने क्या पाया कि आप ये जो अटेम्प्ट किए थे इसमें से 80 में से 60 क्वेश्चन जो है इसके आपने सही आंसर दिए हैं, और 20 क्वेश्चंस के जो आंसर आप टिक किए हैं वो कैसे हो गए हैं? गलत, ठीक है। तो अब आपका जो टोटल मार्क्स बनने वाला है वो मार्क्स कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखिए, जो आपने सही कितने की हैं, देखिए 60 क्वेश्चंस आपने सही की हैं, तो उसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 60 × 1 हो गया, प्लस 20 क्वेश्चन आपने गलत किया है तो उसके लिए आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो -1/3, और जो 20 आपने टिक ही नहीं किया है, अटैम्प्ट ही नहीं किया है, तो उसके लिए आपको 0 अंक यानी 0 मार्क मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका जो है, दिस इज 60 - 20/3, तो ये आएगा 6.67, और आपका टोटल मार्क्स इतना बनेगा 53.33। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर आप इस 20 क्वेश्चन को गलत नहीं करते, केवल 60 क्वेश्चन ही सही करते, और यहाँ पर आपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने रखे हैं? 20, है ना। अर्ज करिए कि ये अभी देखिए, अभी की स्थिति में क्या है कि आपने 20 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप 40 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते और केवल 60 प्रश्न अटेम्प्ट करते और वो 60 के 60 जो है वो सही होते, तो आपका मार्क्स कितना आता साथियों? 60 आता। लेकिन आपने 20 क्वेश्चन को जब गलत किया है तो 20 क्वेश्चन अपने अंक तो ले करके गया है, प्लस जो आपका सही हो सकता था उसको भी मार्क्स कम करके कितना कर दिया? 53.33। इसलिए कहते हैं, ये इसलिए रखा जाता है कि कोई तुक्का ना लगाए, है ना, क्योंकि तुक्का लगा के अगर सही ला लिए तो गड़बड़ है। इसलिए तुक्का वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाएं, क्योंकि तुक्का अगर गलत हो गया तो आपके वो सही नंबर को भी लेकर के निकल जाएगा। चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो ऐसे कैंडिडेट्स जो SC ST कैंडिडेट्स हैं जो CBT 1 के बाद CBT 2 जा रहे हैं। जनरली CBT 1 जो है आपको होम टाउन में ही मिल जाता है, आसपास का सेंटर, लेकिन CBT 2 के लिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए थोड़ा सा आपको ट्रेन का मतलब जर्नी करना पड़ता है। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए RRB फ्री पास प्रोवाइड कराता है, वो भी आपको ईमेल में मिल जाएगा, आपके ईमेल पर मेल आएगा उनका RRB की तरफ से। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको रेलवे का एक फ्री क्लास मिलेगा स्लीपर का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब उनको फ्री क्लास मिल रहा है तो अपना उनको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रख करके चलना है ना। वही TC पूछेगा तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि आप वाकई SC SC के हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये प्रिविलेज ले रहे हैं। तो बस वही है यहाँ पर कि फ्री पास के साथ अपना आइडेंटिटी लेकर के चलें। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं साथियों, मैंने जैसे कि कहा कि इसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं के प्रति स्वयं को लेनी है ना, कि आप इसमें से किस में फिट हो पा रहे हैं कि नहीं फिट हो पा रहे हैं, इसलिए। और ये सब बात की चीज़ें हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह एग्ज़ाम के बाद की, इसलिए अभी उस पर मैं डिस्कशन में नहीं ले रहा हूँ। हाँ, अब कौन कौन से लोग मतलब एज एग्जैक्टली किन किन 2 डेट्स के बीच में आना चाहिए उन लोग भर सकते हैं। तो जैसे देखें, अनरिजर्व्ड एंड EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो अनारक्षित वर्ग में है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं यदि उनका डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट्स के बीच में है। देखिए, इन 2 डेट्स के बीच में है।
यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ या तो होना चाहिए 1 जनवरी 2007 के पहले और होना चाहिए 2 जनवरी 1992 के बाद। मतलब इन दो डेट्स के बीच में अगर वो पैदा होते हैं तो वो ये फॉर्म को भर सकते हैं, और हाँ अगर इन दो डेट्स को भी होते हैं तब भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वैसे ही अगर आप देखेंगे ओबीसी के लिए दो डेट्स कौन से दे दिए हैं, 2 जनवरी 1989, 1 जनवरी 2007। इन दो डेट्स के बीच में अगर पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है, तो भर सकते हैं। और हाँ, किसी का अगर इन्हीं दो डेट्स को हो गया है, इन्हीं दो डेट्स में से किसी एक डेट में हुआ है, तो वो भी भर सकते हैं। SC/ST के लिए लिमिट है 2 जनवरी 1987 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई SC/ST का कैंडिडेट है, अगर उसका बर्थ, उसका जन्म 2 जनवरी 1987 को या उसके बाद और 1 जनवरी 2007 को या उसके पहले हुआ है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, बाकी ना इसके आप नीचे जाएंगे तो रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी, फिर PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनका भी है वो स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए उसे पढ़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो खैर फिलहाल वो 12वीं वालों के लिए है। ठीक है, और दूसरा चीज़ आ जाते हैं हम, एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो है आपका 500 रुपये। तो CBT 1 आप दे करके देखो, पहले रेलवे क्या करता था, केवल 100 रुपये फ़ीस रखता था, फिर बाद में उसने क्या चालू किया कि अभी वो 500 फीस आपसे ले लेगा, और जैसे ही आप CBT 1 एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद उस 500 में से 400 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। तो आपको अकाउंट नंबर भी फॉर्म भरने के टाइम देना है जिसमें आप अपना रिफ़ंड चाह रहे हैं। और वही जो SC/ST कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 250 देंगे, और एग्ज़ाम होने के बाद उन पर पूरा का पूरा 250 जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया आपको, CBT 1 एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ठीक है, आपको 15 गुना कैंडिडेट्स जो हैं वो CBT 2 के लिए अपीयर होंगे। ठीक, तो वही सब यहाँ पर है। तो CBT 1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, देखिए। CBT 1 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 90 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। ये सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस है। बहुत बड़ा सिलेबस रहता है वैसे तो इसका, जनरल अवेयरनेस से बोलने का है। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस सब कवर हो जाता है, मतलब भूगोल, इतिहास, संविधान वाला जो पॉलिटी रहता है वो हो गया, सामान्य विज्ञान, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। मैथमेटिक्स, गणित और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, ये 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे 30 मार्क्स के। मैथ्स से, गणित से रहेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, और जनरल अवेयरनेस से रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। सारे प्रश्न एक एक नंबर अंक के रहेंगे अगर आपने सही किया तो, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। तो अगर मैं बात करूं तो औसत आपको एक प्रश्न करने के लिए कितने समय मिलेगा, 90 मिनट, मतलब सेकंड में करेंगे तो 90 × 60 सेकंड्स, और प्रश्नों की संख्या कितना है, 100। तो ये कटेगा और ये लगभग हो जाएगा, आपको मिलेगा 54 सेकंड्स। औसत एक प्रश्न को करने के लिए 54 सेकंड आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा वो मैंने आपको फंडा बता दिया है एग्जाम्पल लेकर के। तो यहाँ पर CBT 1 में लगभग आपको 54 सेकंड मिलने वाला है एक प्रश्न को करने के लिए, 54 सेकंड फॉर 1 क्वेश्चन। सिलेबस देखिए, मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये सब है। तो जनरली यहाँ पर जो जैसे 9वीं 10वीं का जो सिलेबस रहता था ना, वही है। और ये कुछ सिलेबस ऐसा है ना, हमारे देश में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी में ना लगभग ये सिलेबस आपको कॉमन है, हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 12वीं में हैं और अगर आप इसका तैयारी कर चुके हैं, 12वीं के बाद अगर आप हैं, कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, और अगर आप इसका तैयारी एक बार कर देते हैं तो आने वाले आपको 10 से 12 साल में जब तक भी आप ये गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं उन सभी में आपको ये सेम कॉमन सिलेबस देखने को मिलेगा। इसलिए एक बार तबीयत से कर लीजिए, आगे काम आते रहेगा। ठीक है, तो ये आपको माना सिलेबस दे दिया है। तो जैसा कि मैंने कहा, चैनल पर जब आपको क्लासेस मिलेंगी तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को करते चलेंगे। ठीक, जनरल अवेयरनेस में देखिए, ये इतना सारा जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं, आप इसको खुद पढ़िएगा नोटिफिकेशन निकाल करके, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सिलेबस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। साइंस भी आता है, साइंस का भी वेटेज रहता है साथियों। 40 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें 12 से 15 क्वेश्चन लगभग पूरे वो साइंस के हो जाते हैं। एक अच्छा खासा वेटेज है साइंस का। और वो साइंस से जो CBT 1 में आने वाला है वो जनरली आपको 9वीं 10वीं का ही रहने वाला है। ठीक है, और CBT 2 में भी वो 10वीं तक का ही रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन भले थोड़े से लेवल आपके ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं CBT 2 में। तो जैसे कि हमने चर्चा में लिया, CBT 1 के बाद CBT 2 में 15 गुना बच्चे जाएंगे जो भी वैकेंसी है उसकी। और CBT 2 में भी जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का ही होगा, लेकिन ध्यान देंगे वहाँ जनरल अवेयरनेस में 40 प्रश्न थे तो यहाँ पर 10 प्रश्न बढ़ करके 50 हो गए।
मैथमेटिक्स में वहाँ पर 30 प्रश्न थे, 5 बढ़ करके 35 हो गए। इस वाले सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 5 बढ़ गए हैं। तो टोटल यहाँ 10, 5, 5, 20 क्वेश्चन बढ़ गए। तो वहाँ 100 से क्या हो गया, 120 हो गया। और यहाँ पर जो औसत आपको एक क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा, ये टोटल समय हो गया 90 मिनट, मतलब 90 गुना 60 सेकंड। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 120, 60 दूनी, और ये हो गया 45 सेकंड। तो देखिए CBT 1 और CBT 2 का फ़र्क देखिए। CBT 1 में प्रश्नों की संख्या कम है CBT 2 की तुलना में। CBT 1 में आपको औसतन एक प्रश्न करने के लिए 54 सेकंड मिल रहे थे, यहाँ पर आपको एक प्रश्न करने के लिए कितने मिल रहे हैं, 45 सेकंड मिल रहे हैं। एक तो इसका अंतर पड़ गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि चूंकि CBT 2 को उन्हीं लोग दे रहे हैं जो मेरिट लिस्ट वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी कैंडिडेट्स की अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और टाइम जो है वो आप देख ही पा रहे हैं, कम लग रहा है। तो कंपटीशन तो बड़ा तगड़ा रहने वाला है, नो डाउट। और उसके बाद फिर CBT 2 का जो सिलेबस है, लगभग साथियों देखिए CBT 2 और CBT 1 का सिलेबस सेम है। फ़र्क पड़ जाता है ना क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में, उनके टफनेस लेवल में, है ना। यहाँ के CBT 1 के जो प्रश्न हैं वो आपको तुलनात्मक रूप में सरल मिलेंगे, CBT 2 के थोड़े से आपको कठिन लग सकते हैं। और चूंकि टाइम कम हो जाता है तो स्पीड के कारण भी बहुतों का एग्ज़ाम जो है वो कम ज़्यादा होता है। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब आप CBT 2 जैसा दे के निकलेंगे ना, तो एक लाइन जो है वो आप बहुत बार सुनेंगे। और वो एक लाइन ये है कि अगर 10-15 मिनट और मिल जाता ना तो मैं और 15 क्वेश्चन कर देता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। आप यकीन मानिए ये लाइन आप बहुत सुनेंगे, और ऐसा कोशिश करिए कि ये लाइन आपको ना कहना पड़े, क्योंकि मेहनत करना है, प्रैक्टिस। CBT 2 में यही होता है कि जिनसे क्वेश्चंस, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके कम मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें पे क्वेश्चंस नहीं बने थे या उनको क्वेश्चंस आते नहीं थे। उनके कम मार्क्स इसलिए आ रहे हैं कि अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो क्वेश्चन वो कर लेते, मगर प्रैक्टिस की कमी के कारण वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। आप समझ रहे हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन भी उन्होंने सॉल्व किया, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, 1000 सेकंड वो एक्स्ट्रा ले लिए। अगर वो 1000 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिए तो अब आप इसको निकालिए कितना मिनट्स उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, तो 1000 बटा क्या हो जाएगा, 60। इतने मिनट आपके निकल जाएंगे। लगभग 16 मिनट उनने एक्स्ट्रा ले लिया। और ये वही 16 मिनट है जिसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाता तो मैं कुछ अच्छा कर जाता। तो CBT 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप उसी को सॉल्व करके, जो पहले 15 सेकंड में हो रहा है उसको टाइम को आपको रिड्यूस करना है, 12 सेकंड, 10 सेकंड, ये आपको काम में आने वाला है। तो अभ्यास जो है, करत करत अभ्यास, जड़मती हो तो सुजान, वही वाला हिसाब यहाँ पर लगने वाला है। तो 4 पोस्ट है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो केवल 2 एग्ज़ाम हैं, CBT 1 है, CBT 2 है। इसको जैसे ही आपने क्लियर कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आपको रेलवे की तरफ से जॉब लेटर आ जाएगा। अकाउंट्स, इनकी बात करें, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो CBT 1 CBT 2 तो होगा ही, नो डाउट। बट इसके बाद एक टाइपिंग TST, जैसे कि मैंने बताया था आपको शुरू में, TST टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा, और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स जाएंगे। तो ध्यान देना, जैसे कि CBT 2 में कितने लोग गए थे, वैकेंसी के 15 गुना, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में कितने जाएंगे, वैकेंसी के 8 गुना। मतलब अगर वैकेंसी 100 है तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में कितने जाएंगे, 800 लोग, डेट्स ऑल, 8 गुना जाएगा, ठीक है। फिर ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, रेलवे क्या फॉर्मूला यूज़ करता है मार्क्स देने के लिए, वो है। तो रेलवे का टेंशन है, हमको तो एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह के बारे में बताया हुआ है, स्पेसिफिकेशन दिया है, तो ये जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इसकी बारीकी एक तो चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे कोई फ़ोटो नहीं रखेंगे, है ना, जैसे कि नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आगे के स्लाइड्स में आपको मिलेगा, ठीक है, कि फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि ना, टोपी पहना हुआ है, कैप लगा हुआ है, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, गॉगल्स है, सेल्फी ले लिया है ना, उसी को एडिट करके दे देते हैं, टेढ़ा आ गया है फ़ोटो, बैकग्राउंड में पता चला कुछ सीन्स दिख रहे हैं, झरने के सामने दिखाया, पिकनिक स्पॉट पे गए, उसी फ़ोटो को डाल दिया, ऐसा नहीं है। बाकायदा स्टूडियो जाइए, फ़ोटो खिंचवाइए, ठीक है ना, उनको बताइए भाई रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए है, तो उस तरीके से प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवा करके और बना लीजिए। अब आपको आगे लगने वाले हैं। रेलवे की अगर हम बात करें, आखिरी प्रोसीजर तक जाते हैं तो लगभग आपको 12 फ़ोटो लगते हैं। तो अभी आप जहाँ कहीं भी फ़ोटो खिंचवाएंगे, आप 12 से ज़्यादा ही उसके प्रिंट निकलवा के रखे रहिए, काम आएगा। और सिर्फ रेलवे को, आगे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको काम आने हैं। अब तो आपको एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, है ना, ये अपने इसके बाद क्या बोलना चाहिए, 12वीं पास होते ही।
उसके बाद अगला देखेंगे, हाँ सिग्नेचर वगैरह के भी यहाँ पर है, क्योंकि सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, फिर SC/ST सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। तो ये सब जिनका भी SC/ST है वो थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से करेंगे। आगे इसमें एनेक्सर में फॉर्म वगैरह भी दिया हुआ है ना, कि PWBD के लिए फॉर्म दिया हुआ है, SC/ST वाले अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ है, किस तरीके से भरना है। तो आप नोटिफिकेशन एक बार आप भी गुजरेंगे तो उनसे चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर हम एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा सचेत हैं अभी। फ़ोटो, इनवैलिड फ़ोटोज़ वगैरह के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, सिग्नेचर भी आपको रनिंग लेटर से करना है ना, इन कैपिटल ब्लॉक लेटर ऐसा नहीं करना है। जैसे मेरा नाम प्रवीण शर्मा है तो मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ करके मैं ऐसा ही नाम लिख दूंगा प्रवीण शर्मा ऐसे करके, तो रेलवे इसको रिजेक्ट कर देगा। ये साइन नहीं है, साइन कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, कुछ भी कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए इस तरीके से, ठीक, कंटिन्यूएशन, और जो साइन कर रहे हैं वही होना चाहिए। अदरवाइज अगर DV वगैरह के टाइम में मिला नहीं साइन तो वो भी एक कारण हो सकता है रिजेक्ट होने का। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है कि वही कि कहीं पर भी कुछ चतुराई दिखाने का कोशिश मत करें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें। किसी भी स्टेज में अगर रेलवे को पता चलता है कि आपके द्वारा दी गई सूचना गलत है तो आपका वो एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। और अगर उसको ये लग गया कि आपने इसको इंटेंशनली किया है, मतलब नियत ही आपकी गलत करने की थी, तो आप पे आजीवन प्रतिबंध लगा सकता है रेलवे का एग्ज़ाम देने से, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत से चलें। आजकल क्या हो गया है, जैसे ही ऑनलाइन का ज़माना हुआ है तो बहुत सारे फेक नकली वेबसाइट्स भी चलते हैं, इसलिए रेलवे ने यहाँ पर 21 जो जोन्स हैं उन सब के वेबसाइट्स दे दिए हैं कि बाकायदा अगर आपको भाई भुवनेश्वर से भरना है तो आप ये भुवनेश्वर वाले वेबसाइट में यहाँ से देखिए rrbbs.gov.in में जाएंगे और बाकायदा फ़ोन नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस तरीके से फिर वहाँ जाके फॉर्म भरेंगे। ऐसे सबका दिया हुआ है, तो गूगल में कहीं से भी ना जाएं, यहाँ बाकायदा नोटिफिकेशन देखें, वेबसाइट्स देखें, ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं और भरें। बी वेयर ऑफ टाउट्स एंड जॉब रैकेटर्स, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं, है ना। ये सब पहले बहुत चलता था जब चीज़ें ऑफलाइन होती थी कि भाई पैसा दे दीजिए आपका रेलवे में जॉब लगा दूंगा, है ना, रेल मंत्री से पहचान है, ऐसा है वैसा है। तो हमेशा अभी से एक चीज़ समझ लें साथियों कि रेलवे कभी भी आपसे ऑफलाइन कम्युनिकेट नहीं करने वाला, है ना, कि आपके घर पर पोस्ट ऑफिस से लेटर आ जा रहा है रेलवे का, ऐसा हो जा रहा है, ये सब सिस्टम बंद है। ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाला है, इतना समझ जाइए। रेलवे केवल और केवल आपके कम्युनिकेट करेगा, कोई भी रेलवे को सूचना देना पड़ेगा तो उसके पास केवल 2 ही साधन का वो उपयोग करेगा, उसने स्पष्ट कर दिया। पहला साधन है आपका मोबाइल नंबर, आपके मैसेज आएगा, और दूसरा साधन है ईमेल आईडी। इसलिए इन दोनों को बड़े संभाल के रखना है। और कोई आपको हार्ड कॉपी पोस्ट ऑफिस से कोई पेपर या कोई लिखित में कुछ जॉब लेटर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। एडमिट कार्ड से लेकर हर चीज़ आपको ईमेल द्वारा मिलेगा। तो ऐसे फेक वेबसाइट से भी बचना है और ऐसे फर्जी लोगों से भी बचना है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज दे दी गई हैं, हर जोन में हर प्रकार की वैकेंसी और हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है। इसलिए अपना कैटेगरी, अपना जोन, कौन सा जोन चाह रहे हैं, कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं, उस पर पोस्ट है कि नहीं है। जैसे कि ना यहाँ पर देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो अनरिजर्व में कितने पोस्ट दिख रहे हैं आपको, 63, ठीक है। और हर कैटेगरी में इसके पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो SC वालों के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, OBC वालों के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, इवन EWS वालों के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है ना। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और कौन सा पोस्ट आपको चाहिए। अब जैसे कि कोई टाइपिस्ट का डिग्री लेकर के बैठा है या आता है अगर टाइपिंग करना, तो इस पोस्ट को देखेगा भाई कहाँ से भर रहे हैं। अब सपोज करो कोई जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसको टाइपिंग आता है लेकिन वो SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्यों भरेगा RRB अहमदाबाद से, पोस्ट ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। हर जितने जोन्स हैं ना सबका रेलवे ने नोटिफिकेशन दे दिया कि कहाँ पर वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कमर्शियल 2 ही पोस्ट हैं। जैसे इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेन्स क्लर्क था, अनरिजर्व के लिए 4 था और ऐसे अलग अलग जगह पर था, बट यहाँ पर ट्रेन्स क्लर्क का पोस्ट है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही है, पोस्ट और कैटेगरी देख करके आपको भरना है। और ये अलग RRB बेंगलुरु का दिया हुआ है, यहाँ पर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं। तो ये है साथियों, फॉर्म में इतनी ही जानकारी थी। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला चीज़ 12वीं वाले भर सकते हैं। दूसरा फोटो फॉर्म भरने में लेट नहीं करेंगे, है ना, लास्ट डेट तक नहीं जाएंगे। ये बहुत की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। टालने की जो प्रवृत्ति के कारण अंतिम तिथि तक पहुंच जाते हैं, फिर फॉर्म छूट जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया 15 अक्टूबर तक भर दें।
तीसरी बात समझने की ये है कि CBT 1 देना है आपको, CBT 1 के बाद CBT 2 होगा। बचे 2 पोस्ट में टाइपिस्ट वाले भी, मतलब एक स्किल टेस्ट और होगा, TST टाइपिंग स्किल टेस्ट। लेकिन जो बचे और दो पोस्ट और जो थे कमर्शियल वाले और ट्रेन्स क्लर्क वाले, उसमें केवल CBT 1 और CBT 2 था। उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ठीक। उसके बाद 3 चीज़ें आप नहीं बदल सकते, RRB जोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ध्यान से भरना है इसे, है ना, इसको बदल नहीं सकते आप। बाकी और चीज़ें जो है उनका मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसका भी मैंने डेट बता दिया। कौन से 2 डेट्स के बीच में आप, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट्स के बीच में आ रहा है ना, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और वो जो 2 डेट्स होंगे वो कौन से होंगे ये भी हमने देख लिया है। सिलेबस हमने डिस्कशन में ले लिया कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। अब मैं आ जाता हूँ तैयारी के ऊपर कि ये सब तो फॉर्म वगैरह तो आप भर ही लोगे, नो डाउट, बट अब तैयारी कैसे होगा। तो इस चैनल में अभी जो क्लासेस चालू हो चुकी हैं, वैसे तो एक लेक्चर ही मैंने लिया है अभी फ़िलहाल के लिए, और वो जो क्लासेस मैंने चालू किया है वो चालू किया है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से, है ना। और जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपने देखा सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, और वो है आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस में दोस्तों 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, P+C+B, फिज़िक्स माना भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, और बायोलॉजी जिसे लाइफ साइंस भी कहते हैं माना जीव विज्ञान। तो हमने इस चैनल पर जो क्लासेस चालू की हैं वो की हैं फिज़िक्स से, और फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर जो मैंने चालू कर दिया है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। इसका एक लेक्चर हो चुका है, और जो लेक्चर वहाँ पर चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं वो डिस्कस करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर में दोस्तों सबसे पहले कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसका लेक्चर 1 हुआ है, अब आपको लेक्चर 2 कल मिल जाएगा। उसमें कोई भी टॉपिक इस चैनल में आपको मिलेगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज, अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे, एक समझ विकसित करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स मतलब ये होता है कि भाई सब्जेक्ट तो पढ़ने के लिए बहुत है ना, आप तो सब्जेक्ट में जितना जानकारी लेंगे उतना कम है। जैसे हम भौतिकी की बात करें, लेकिन हमको भौतिकी उस लेवल का पढ़ना है जिस लेवल का या जिस पैटर्न में एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जा रही हैं, या रेलवे में जिस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए इस पैटर्न में पढ़ने का सबसे खास बात यह है कि अगर आप सब्र के साथ ये दोनों अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये जो आपका PYQ है ये आप खुद से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, खुद से, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आपने PYQ कर लिया, ये दोनों कर लिया, तो इतना आप मान करके चलिए कि जो रेलवे का जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वहाँ के आपके क्वेश्चंस 100% बनेंगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ कि अगर ये रेलवे का लेवल है, तो हमारा जो क्लास का लेवल होने वाला, ये हमारा चलेगा ये क्लास। तो जो क्लास का लेवल है वो मैं थोड़ा सा रेलवे के लेवल से ज़्यादा रखूँगा ताकि हम सेफ साइड में रहें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से फॉर्म भरें और जल्दी से ही आप अपना तैयारी चालू करें। एक बार हमारा जनरल साइंस का फिजिक्स कंप्लीट होगा, फिर हम बायो चालू करेंगे, केमिस्ट्री चालू करेंगे, उसके बाद मैथ्स से देखेंगे, वो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और फिर जनरल अवेयरनेस के बाकी और क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम देखेंगे। तो पेशेंस के साथ बने रहना है, और फिर जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और फिर तैयारी बिल्कुल चालू कर दीजिए। चैनल में जितनी क्लासेस मिलेंगी सब फ्री रहेंगी, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, PDF भी आपको मैं अपने नोट्स का दे दूंगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे जैसे आपको मैं ये लेक्चर्स अपलोड करने लगूंगा टॉपिक वाइज, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।